Hello plus 2 class, welcome again to A to Z Education. Today we will discuss about our new topic, that is the capacitance. Students, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कंडक्टर के बारे में. कंडक्टर क्या होता है? इट्स अ सब्सटेंस दैट यूज टू कैरी आउट द चार्जेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट? जो चार्जेस को वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं. ये यूं बोल लो कि कंडक्टर इज ए सब्सटेंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. जितनी भी हमारी मेटल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, राइट? तो ये जो कंडक्टर्स होता है स्टूडेंट्स, ये क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है. तो इसकी इसी एबिलिटी को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं. जो कंडक्टर चार्ज को स्टोर करता है या एनर्जी को स्टोर करता है, उस एबिलिटी को कैपेसिटेंस कहा जाता है. तो स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस स्टार्ट करने से पहले हम इसका बिहेवियर चेक करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कि एक कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैसे बिहेव करता है. इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर. तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट सामने निकल कर आते हैं जब हम किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, राइट? तो वो क्या क्या रिजल्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं. सबसे पहला जो रिजल्ट है दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज 0. यानी कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0 होती है. इसको समझते हैं. मान लीजिए हमारे पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है? इट इज ड्यू टू द चार्जेस, राइट? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे आके खत्म हो जाती है. तो हम सपोज करते हैं हमारे पास 2 प्लेट्स हैं, like this. One is having positive charge and another one is having negative charge. Clear? Obviously ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे इन दिस डायरेक्शन. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ होती है, राइट? इसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं एंड रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट, राइट? इसको ई नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू द नेगेटिव प्लेट. अब इसके अंदर हम एक कंडक्टर प्लेस कर देते हैं. सपोज अ कंडक्टर ABCD is placed here between these plates, right? अब ऑब्वियसली इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है. जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज लाइक दिस. तो जब इस तरह के कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें जो फ्री चार्जेस होते हैं उनके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है. मान लीजिए E इज द चार्ज ऑन द कंडक्टर, राइट? हैविंग, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है. तो वो चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होते हैं तो उनमें एक फोर्स एक्ट करती है. कितनी फोर्स एक्ट करेगी इसके ऊपर? इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी E इंटू ई नॉट, राइट? माइनस E इंटू ई नॉट, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू Q इंटू ई. यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है हमारे पास E नॉट और चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, दैट इज माइनस E. तो इतनी फोर्स एक्ट करेगा, राइट? इस फोर्स से क्या होगा? हर इलेक्ट्रॉन जो होगा इट मूव्स, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी जो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से. तो क्या हो जाएगा? यहां पर पॉजिटिव प्लेट के पास नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा और नेगेटिव प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा.
अब इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर थे उन्होंने क्या किया, इस जगह को छोड़ दिया, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, राइट। अब ये जो चार्ज है ये डेवलप हुआ है व्हेन द कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो इन चार्जेस को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। दीज आर कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्जेस, इंड्यूस्ड चार्जेस, राइट। क्योंकि जब तक हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं रखा था, चार्जेस इस तरह से दो एंड्स में डिस्प्लेस नहीं थे, यानी नेगेटिव चार्ज CD साइड में नहीं था और पॉजिटिव चार्ज AB साइड में नहीं था। ये कब डेवलप हुआ, ये तब डेवलप हुआ जब इसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा। तो ये क्या किया इसने, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ने इन चार्जेस को इंड्यूस किया, राइट। इंडक्शन का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ द चार्जेस विदाउट एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट, राइट। तो यहां पर पॉजिटिव साइड में नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे और नेगेटिव साइड में पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस्ड हो जाएंगे। अब जब ये इंड्यूस्ड चार्जेस बन गए तो इन्होंने भी क्या किया, अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, क्योंकि यहाँ पर एक प्लेट पॉजिटिव बन गई, एक नेगेटिव बन गई, तो इन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम EP से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और इसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी इन दिस डायरेक्शन, राइट। अब क्या होता है, धीरे धीरे ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, ये जो मूवमेंट ऑफ चार्जेस है फ्रॉम AB टू CD, इसको रोक देती है और अल्टीमेटली एक स्टेज पे क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस स्टॉप्स। फ्लो ऑफ चार्जेस कब स्टॉप होगा, जब E0 EP के बराबर हो जाएगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड P फॉर पोलराइजेशन है, यानी ये दीज आर पोलर्स, पोल्स बन गए, तो इसको पोलराइजेशन भी बोलते हैं, यानी ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E0 के बराबर हो जाएगी, राइट, इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो उस टाइम फ्लो ऑफ चार्जेस रुक जाएगा। एंड एट दैट प्लेस, एट दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनसाइड दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास E0 माइनस EP, और ये हो जाती है 0, राइट। तो अब समझ गए होंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0 क्यों होती है, क्योंकि जब भी किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इसमें चार्जेस इंड्यूसेस होते हैं जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं, जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इज equal in magnitude and opposite to the direction of external electric field, right। ये induced electric field क्या करती है, it stops the flow of charges। कब, और जिस पॉइंट पर चार्जेस फ्लो करना स्टॉप कर देते हैं उस वक्त मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, इनसाइड कंडक्टर ये हो जाएगी हमारे पास, अगर मैं इसको E रिप्रेजेंट करूं तो E0 माइनस EP इज इक्वल टू 0, यानी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, इसको याद रखना है अच्छे से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अंदर नहीं होती तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सरफेस के ऊपर, राइट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड द कंडक्टर 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, इसके सरफेस के ऊपर होती है, और सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होती है, इट इज परपेंडिकुलर होती है। तो सेकंड जो रिजल्ट सामने आता है दैट इज, वो है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड outside the conductor is perpendicular
टू द सरफेस, टू द सरफेस। अब इसको समझते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक आर्बिट्ररी सरफेस है, कंडक्टर, एक कंडक्टर है हैविंग आर्बिट्ररी सरफेस लाइक दिस। क्लियर? और मान के चलते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। मान लीजिए अगर ये हमारा सरफेस है किसी पॉइंट के ऊपर, दिस इज द सरफेस, अगर मैं टेंजेंट खींचता हूं, दिस इज द सरफेस, राइट। तो मान के चलते हैं इट मेक्स एन एंगल थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, राइट, लाइक दिस। यानी हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, राइट। तो ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होता है? जो सरफेस के टेंजेंट में होता है, राइट। इस वक्त टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या शो कर रहा है? टेंजेंशियल कंपोनेंट शो कर रहा है, इट इंडिकेट्स द फ्लो ऑफ चार्जेस, राइट। यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि सरफेस चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, राइट। अब हमें पता है कि जब कंडक्टर के अंदर चार्जेस रीअरेंज होते हैं, राइट, व्हेन देयर इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक टाइम पर क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस रुक जाता है, राइट। अगर इस वक्त फ्लो ऑफ चार्जेस रुक गया तो इसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, इसको हम टेंजेंशियल कंपोनेंट भी बोलते हैं, ई कॉस ऑफ एंगल थीटा, राइट। ये टेंजेंशियल कंपोनेंट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्लो ऑफ चार्जेस। लेकिन जब चार्जेस जीरो हो गया, यानी जब फ्लो ऑफ चार्जेस रुक गया, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो, राइट। व्हेन फ्लो ऑफ चार्जेस स्टॉप्स, तो क्या हो जाएगा? टेंजेंशियल कंपोनेंट ई कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब हमें पता है ई तो जीरो हो नहीं सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड तो जीरो हो नहीं सकती, ई नॉट इक्वल टू जीरो। इनसाइड तो जीरो है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड जीरो होती है, आउटसाइड जीरो नहीं है। तो दैट मीन्स कौन जीरो होगा? कोस थीटा जीरो होगा। और कोस थीटा की वैल्यू कितने एंगल पर जीरो होती है? इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? तो दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ये नॉर्मल होगी टू द सरफेस। अगर ये ऐसे नहीं है तो फिर कैसे होनी चाहिए? इट शुड बी नॉर्मल टू द सरफेस, राइट, एन कैप। तो दैट इज द केस व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर? ये बात याद रखनी है। इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड फिर आउटसाइड होती है। तो आउटसाइड कैसी होती है? सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। क्लियर? थर्ड केस करते हैं। थर्ड वी हैव थर्ड हमारे पास है कि नेट चार्ज जो होता है इंटीरियर ऑफ कंडक्टर वो जीरो होता है, राइट। नेट चार्ज in the interior of conductor is zero. क्लियर? अब ये कैसे होता है हमें पता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमने पढ़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमने पढ़ा है E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, राइट। लेकिन अभी हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितनी होती है? जीरो। अब हमें पता है सिंस E इज इक्वल टू जीरो, कब? इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर। अगर इनसाइड द कंडक्टर E की वैल्यू जीरो है तो Q कितना हो जाएगा? देयरफॉर ऑब्वियसली जीरो है तो ये सारी टर्म जीरो हो गई, यानी Q कितना हो गया? जीरो। यानी कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, यानी नेट चार्ज की वैल्यू जो होगी इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर वो कितनी होगी?
जीरो होगी। तो दो चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई, एक तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी जीरो होती है और चार्ज की वैल्यू भी जीरो होती है, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अंदर जीरो है तो बाहर ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, तो ऑब्वियसली अगर चार्ज की वैल्यू इनसाइड जीरो है तो चार्ज कहीं ना कहीं तो होगा, राइट। तो चार्ज कहां पर होगा? चार्ज होता है सरफेस के ऊपर। इनसाइड अगर चार्ज की वैल्यू जीरो है तो चार्ज होगा हमारा सरफेस के ऊपर। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दैट इज फोर्थ पॉइंट, चार्ज resides on the surface of conductor, राइट। चार्ज कहां होगा? सरफेस ऑफ कंडक्टर के ऊपर होगा, राइट। क्योंकि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमें पता है चार्ज की वैल्यू कितनी होती है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ Q इज इक्वल टू जीरो इनसाइड द कंडक्टर। अभी हमने डिस्कस किया इनसाइड द कंडक्टर, राइट। तो गॉसियन सरफेस के अंदर अगर एक्सेस ऑफ चार्ज हम देते हैं तो वो सारा का सारा चार्ज कहां चला जाएगा? सरफेस के ऊपर, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर चार्ज स्टोर नहीं हो सकता। क्लियर? चार्ज कहां जाएगा? सरफेस के ऊपर, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो याद रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होती है कंडक्टर में थ्रू आउट कांस्टेंट होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is constant for the entire conductor। पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैसे होगी? कांस्टेंट होगी, चाहे वो इनसाइड हो या फिर सरफेस। यानी जितनी वैल्यू इनसाइड द कंडक्टर होगी पोटेंशियल की, उतनी ही वैल्यू सरफेस के ऊपर होगी। अब इसको कैसे प्रूव करोगे? हमें पता है, हमने एक रिलेशन पढ़ा है। क्या पढ़ा है? वी नो डीवी की ई इज इक्वल टू माइनस डीवी ओवर डी आर हमने पढ़ा हुआ है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। डीवी ओवर डी आर इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, राइट। अब हमें पता है सिंस E की वैल्यू जीरो होती है इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर इट इज जीरो। क्लियर? तो हमारे पास dV कितना हो जाएगा? अगर ये जीरो हो गया तो दैट इज dV कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी V कितना हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट, राइट। क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ V इज इक्वल टू जीरो, तो V का डिफरेंशिएशन जीरो है। तो हमें फॉर्मूला पता है कि इस टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसी का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो V इज कांस्टेंट। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, नेक्स्ट रिजल्ट जो है दैट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट होता है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन is different at different point। क्लियर? अब ये कैसे होता है हमें पता है, सिंस सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है चार्ज पर यूनिट
एरिया, राइट। तो ऑब्वियसली डेंसिटी जो है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या यूं बोल लो कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो क्या होगा, जहां पर एरिया कम होगा वहां चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। जो शार्प एंड होते हैं वहां पर चार्ज की वैल्यू ज्यादा होती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास इस तरह से एक सरफेस है, राइट। तो सबसे ज्यादा चार्ज जो होगा वो शार्प एंड के ऊपर होगा, यहां पर सबसे ज्यादा चार्ज होगा, क्योंकि यहां पर जो एरिया है वो सबसे कम है। जहां एरिया कम होगा वहां पर चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी, राइट। जहां एरिया ज्यादा है, यहां एरिया ज्यादा है, तो यहां पर चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर। तो डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट चार्ज डेंसिटी होती है, क्योंकि ये डिपेंड करती है एरिया के ऊपर। तो जहां पर एरिया कम होगा वहां चार्ज डेंसिटी कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ electric field at the surface of charged conductor। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चार्ज कंडक्टर के ऊपर कितनी होगी, इसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, मान के चलते हैं हमारे पास एक सरफेस है, इट इज लाइक दिस, एक आर्बिट्ररी सरफेस है इस तरह से, राइट। यहां पर हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेते हैं और एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। इस सिलेंडर का हाफ पोर्शन जो है वो इनसाइड द कंडक्टर है और हाफ पोर्शन इसका आउटसाइड है, राइट। एज पर लॉ ऑफ सिमेट्री दिस इज द गॉसियन सरफेस, राइट। यहां पर हमारे पास 3 रीजन आ रहे हैं सिलेंडर के अंदर, 3 रीजन, 1 रीजन, सेकेंड एंड थर्ड, राइट। इसमें 2 सर्कुलर रीजन है टॉप और बॉटम में, और एक कर्व्ड सरफेस होता है सिलेंडर में, एक होता है कर्व्ड सरफेस, राइट। अब इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 0, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो ऑब्वियसली इस सरफेस का, सरफेस 2 का कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास 0 है, राइट। और फ्लक्स की वैल्यू होती है हमारे पास E डॉट क्लॉज इंटीग्रेशन E डॉट ds। तो अगर E 0 है तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली 0 हो जाएगी। क्लियर। अगर E 0 है हमारे पास तो फाई की वैल्यू 0 होगी। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, तो यहां पर E और ds सेम डायरेक्शन में है, राइट। और अगर हम कर्व्ड सरफेस की बात करें तो कर्व्ड सरफेस का जो एरिया होगा, राइट, ds, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो cos 90 ds होता है हमारे पास EDS cos थीटा। तो cos 90 हमारे पास कितना होता है, 0। तो कर्व्ड सरफेस के लिए भी हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री है एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो ये 0। तो अब हमारे पास सिर्फ एक सरफेस बचता है, दैट इज सरफेस 1। तो सरफेस 1 के कारण ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, राइट। तो वो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है कि क्लॉज इंटीग्रेशन E डॉट ds, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। अगर हम इस सरफेस की चार्ज डेंसिटी को सिग्मा मान के चलें, राइट, तो Q कितना हो जाएगा हमारे पास, Q होता है चार्ज इंटू सिग्मा इंटू चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, राइट। S इज द सरफेस, राइट। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E ds cos, यहां पर एंगल 0 है 1 सरफेस के लिए, cos 0 इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट।
या इसको हम लिख सकते हैं EDS इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब सिंस E तो कांस्टेंट है, सिंस E इज कांस्टेंट, गॉसियन सरफेस में E कांस्टेंट होता है सिंस E इज कांस्टेंट, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E इंटीग्रेशन ऑफ DS इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इंटीग्रेशन ऑफ DS क्या होता है हमारे पास, सारा सरफेस एरिया आ जाएगा, यानी E इंटू S, सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, S से S कैंसल। दैट मीन्स हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो याद रखना है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो परपेंडिकुलर, कंडक्टर के जो अंदर तो जीरो होती है, लेकिन कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सरफेस के ऊपर होती है, और सरफेस में कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, और उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो स्टूडेंट ये हमारे 7 पॉइंट्स हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स या बिहेवियर ऑफ कंडक्टर बोल सकते हैं इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी एक कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर कैसे बिहेव करता है, कौन कौन सी उसमें चेंजिंग आती हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आगे हर टॉपिक्स में यूज होंगे, तो आपने इनको अच्छे से लर्न कर लेना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट टॉपिक इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज इट्स नेम सजेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है चार्जेस या इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड शील्डिंग मीन प्रोटेक्ट। तो चार्जेस से प्रोटेक्ट करने को या इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करने को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। सो व्हाट इज दिस? It is the method of protecting certain region from the effect of electric field is called electrostatic shielding. Actually होता क्या है, कुछ बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, राइट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के संपर्क में आने से मिसबिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, और उनकी जो रीडिंग है वो सफर करती है, यानी जो एक्चुअल रीडिंग होती है वो वैल्यू डिफर कर जाती है जब वो मेजर करते हैं किसी वैल्यू को, राइट, बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो क्या करना पड़ता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो प्रोटेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्लियर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या हो गया, इट्स अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग सर्टेन रीजन फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब ये शील्डिंग कैसे किया जाता है, तो उसके लिए हमने एक फिनोमिना, एक अभी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor is जीरो होती है। तो इसी कैरेक्टरिस्टिक से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का फिनोमिना बनाया, राइट। हमने क्या किया, एक ऐसा स्फीयर लिया या एक ऐसा सरफेस लिया, एक ऐसे कंडक्टर को ऐसे सरफेस में चेंज कर दिया जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, लाइक उसको हमने बोला होलो सेल या होलो स्फीयर। इस तरह से हमने क्या किया, एक होलो कंडक्टर लिया जो अंदर से खोखला हो, राइट। ऑब्वियसली इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। कब, जब हमारे पास, जब हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, लाइक दिस। क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं होती है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर फर्स्ट फिनोमिना पढ़ा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होती है, क्योंकि इसमें चार्जेस इंड्यूस्ड होते हैं जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, जिसको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, जिसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। अगर ये ई नॉट है तो ई पी की डायरेक्शन क्या होगी, इससे अपोजिट होगी, राइट, इस डायरेक्शन में होगी।
राइट। तो क्या हो जाएगा, एक टाइम पे फ्लो ऑफ चार्जेस रुक जाएगा और उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड EP बिकम इक्वल टू E0, डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाती है इसके अंदर, 0 हो जाती है। क्लियर। तो यही फिनोमिना हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के अंदर यूज करते हैं। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनको हमने मिसबिहेव होने से बचाना है, राइट, उनको क्या करते हैं, हम इस कंडक्टर के अंदर एनक्लोज कर देते हैं, इस कंडक्टर के अंदर रख देंगे, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। आपने देखा होगा कि अगर लाइटनिंग हो रही हो, थंडरिंग हो रही हो, तो सबसे ज्यादा सेफ साइड होती है कि आप अपने घर के अंदर चले जाएं, राइट। या अगर आप बाहर हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, कार में या बस में हैं, तो बेटर यही रहता है कि आप अपने आप को कार या बस के अंदर एनक्लोज कर लें, राइट, ना कि किसी खुली जगह पे खड़े हों या किसी पेड़ के नीचे। क्यों? क्योंकि जब आप किसी सरफेस के अंदर अपने आप को एनक्लोज कर लेते हैं, मान लीजिए आप गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं और अपने आप को उसके अंदर एनक्लोज कर लेते हैं, क्लियर, तो क्या होता है, जो कार का अंदर का एरिया है वो एक शील्ड की तरह काम करता है, यानी उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब भी लाइटनिंग होगी, राइट, तो जितना भी चार्ज होगा वो सारा बॉडी के थ्रू कहां चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। क्लियर। इट विल मूव टू द अर्थ, क्योंकि चार्ज ड्वेल्प करता है सिर्फ सरफेस के ऊपर, राइट, अंदर चार्ज की वैल्यू नहीं होती। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 है तो चार्ज भी कितना होगा, 0 होगा, राइट। तो जब भी लाइटनिंग होगी तो क्या होगा, चार्ज सारा का सारा बॉडी के थ्रू अर्थ में चला जाएगा और अंदर आप बिल्कुल सेफ रहोगे। उसी तरह घर के अंदर भी आप पूरी तरह से सेफ रहोगे, क्योंकि वो भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का काम करता है, राइट। हाँ, अगर आप किसी खुली जगह पे खड़े हो तो आप डायरेक्टली बिजली के इफेक्ट में आ जाओगे और आपको वो डैमेज कर देगी। क्लियर। So it is better or it is safer to sit inside a car or a bus during lightning or thundering rather than to stand under a tree. और कारण क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्लियर। सो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स। तो इनको अच्छे से नोट्स तैयार करें और अच्छे से इनको याद करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।